और एक वीडियो जारी किया गया है रूस की तरफ से। हमले कैसे बढ़ रहे हैं रूस के, उसकी पुष्टि ये वीडियो करता है, क्योंकि हमले के साथ रूस ने यूक्रेन को गंभीर चेतावनी भी दे दी है। तस्वीरें इस हमले से जुड़ी देखिए। सर, इस पर आप रिएक्ट करना चाहें। हमले लगातार बढ़ रहे हैं और क्योंकि इससे ठीक पहले हम चर्चा इस बात की कर रहे थे कि क्या पश्चिमी देश हथियारों को देने में कटौती करेंगे। अगर ऐसा होता है तो युद्ध को आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्या होगा इस युद्ध का नया? ऐसे पूर्णिमा जी, जो बात अगर देखी जाए तो शुरू से ही जो अमेरिका और नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने हथियार देने की बात की, लेकिन क्या दिया, ऑन ग्राउंड कितना मिला, ये बड़े सवाल वाली बात है। सिर्फ डिफेंसिव हथियार दिए गए उनको, जेवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल या जो रॉकेट भी दिए जा रहे हैं, जैसे भी बता रहे थे समीर जी के 80 किलोमीटर तक के दिए गए खाली, यानी कि डिफेंसिव वेपन सिस्टम दिया गया उनको। अमेरिका और ये लोग डरते हैं तो सर वो भी नहीं थे ना, अगर वो नहीं मिलते तो युद्ध शायद शुरू होते ही खत्म हो जाए। हाँ, तो क्योंकि वो थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट था और थोड़े हथियार आ रहे थे जिसकी वजह से रुके हुए थे। लेकिन अब देखा जाए और दोनों चीजें मना हो जाती तो साइकोलॉजिकल भी फौज के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि आज पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ के जा रही है। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जो मैसेजिंग की जा रही है वो बड़ी खबरों के तहत हमारे सामने आती है, क्योंकि जो नए ग्रुप्स बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी अलार्मिंग साइन जरूर दे रहे हैं। अब रूस यूक्रेन के बीच आज फिर से वार्ता को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि 104 दिन बाद तुर्की में दोनों देश अब मुलाकात भी करने वाले और ब्लैक सी से गेहूं ट्रांसपोर्टेशन पर समझौता यहां संभव बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस बीच। हालांकि जो आर्थिक स्थिति अभी तक बनी हुई है उसके बाद अंजलि, इस तरीके की वार्ता का होना बहुत लाजमी भी है। बिल्कुल, देखना है कि इस बातचीत में आखिर होता क्या है। 104 दिन के बाद रूस और यूक्रेन में बात होगी। एक पॉजिटिव न्यूज इस बीच आई है। बताया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पहल पर रूस यूक्रेन में आज बातचीत संभव है। तुर्की के इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच की बैठक होगी। मीटिंग में रूस यूक्रेन के बीच समझौते पर बात होगी। इस्तांबुल में होगी दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधि मंडल की बैठक और यूक्रेन पर लगे अनाज निर्यात प्रतिबंध हटाने पर बातचीत संभव है। ब्लैक सी के रास्ते से गेहूं के निर्यात को लेकर के समझौता बताया जा रहा है कि इस बैठक में हो। इससे पहले 30 मार्च को बेलारूस में रूस यूक्रेन में बातचीत हुई थी और 30 मार्च को सीज फायर और युद्ध कॉरिडोर बनाने पर भी बात हुई थी। और इससे पहले भी कई बार लोगों को सेफली निकलने के लिए एक सेफ पैसेज रूस की ओर से दिया जा चुका है। अंशु जी, आपको क्या लग रहा है, एक जो पॉजिटिव न्यूज सामने आई है, रूस यूक्रेन के बीच बातचीत होगी, एक उम्मीद रखें कि युद्ध विराम पर सहमति बन सकती है? हमें बिल्कुल उम्मीद की किरण के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज पूरा विश्व ज़बरदस्त आर्थिक और खाद्यान्न, ऊर्जा, मानवीय संकटों से जूझ रहा है। और हमने इस बात को पहले भी इस बात पर आप ही के चैनल पर सभी एक्सपर्ट्स ने चर्चा की थी कि किस तरह से विश्व का 30% गेहूं जो है वो रशिया और यूक्रेन से भेजा जाता है और वहाँ उस पर बैन लगना पूरे विश्व के लिए एक बड़े खाद्यान्न संकट की शुरुआत थी। तो अब मुझे लगता है, और बार बार मैंने ये बात बोली है, आपके चैनल पर बोली है कि तमाम जो ये मुद्दा है ये युद्ध क्षेत्र पर नहीं, ये डिप्लोमेटिक टेबल पर ही आकर सुलझेगा। तो आज जो आप ये एक न्यूज़ दिखा रहे हैं, मुझे एक आशा की किरण इसमें दिखाई देती है कि कम से कम अब दोनों देश इस बात को समझें। तो कंपैरेटिवली मीडिएटर के तौर पर काम करता ही आया है, लेकिन जिस रूट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंने ये बात इसलिए भी कही थी कि रशिया को भी टर्की की जरूरत इसलिए है क्योंकि सभी पाइपलाइंस जो हैं वो यूरोप तक इसी के जरिए जाते हैं। आप टर्की को यदि विश्व के नक्शे पर देखें तो वो वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच का द्वार है, वो रास्ता है, इसीलिए वो रशिया के लिए भी उतना ही महत्व रखता है, वो यूरोप के लिए भी उतना ही महत्व रखता है, वो अमेरिका के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। अच्छी बात यह है कि टर्की ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश की, कोशिश की और ऐसे में अब देखना होगा कि इस वार्ता से क्या पॉजिटिव चीजें निकलकर सामने आती हैं।